कि जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशां, हाँ कि जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशां। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले इस लेसन के कई सारे टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया हुआ है। सो जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है, सबसे पहले वो जाकर के प्रीवियस लेक्चर को देखेंगे। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग को पढ़ना है कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप। स्टूडेंट, मान लेते हैं कि ये आपका एक्स एक्सिस है, या आपका वाई एक्सिस है, ये मूल बिंदु O है। वेक्टर फॉर्म में दिखाने के लिए स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर दो पॉइंट को कैच करेंगे। ये दो पॉइंट लेंगे, मान लीजिए पॉइंट आपका ये A हो गया, ये पॉइंट आपका B है। पॉइंट A पर चार्ज आपका Q1 है, पॉइंट B पर चार्ज आपका Q2 है। और मूल बिंदु से स्टूडेंट इनके बीच की दूरियां जो है, ये आपकी दूरी R1 है और ये आपकी दूरी स्टूडेंट R2 है। ठीक है, क्योंकि मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 के बीच की दूरी है, तो ये आपकी R1 और मूल बिंदु के सापेक्ष Q2 के बीच की दूरी जो है स्टूडेंट वो आपकी क्या है, R2 है। अब स्टूडेंट, यहाँ पर Q1 और Q2 के बीच की अगर दूरियों की बात की जाए तो सबसे पहले हम देखें कि Q2 से Q1 के बीच की दूरी ली जाए स्टूडेंट, तो आपका एरो इस तरीके से होगा। और हम लोग लिखेंगे क्या, जैसे यहाँ पर था कि मूल बिंदु के सापेक्ष Q2 के बीच की दूरी, तो आपको क्या मिला, R2। अब यहाँ पर Q2 के सापेक्ष Q1 के बीच की दूरी, तो यहाँ से आपकी डिस्टेंस हो जाएगी R12। ठीक है, ऐसे ही अगर Q1 से Q2 के बीच की दूरी देखेंगे तो आपका एरो इस तरीके से होगा। और दूरी आपको क्या मिलेगी कि Q1 के सापेक्ष Q2 के बीच की दूरी, तो जो आपको दूरी मिलेगी स्टूडेंट आपको क्या मिलेगी, R21। क्लियर है? एक बार फिर से देख लीजिए, R1 जो है आपकी मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 के बीच की दूरी है, R2 जो है मूल बिंदु के सापेक्ष Q2 के बीच की दूरी है, R12 क्या है, Q2 के सापेक्ष Q1 के बीच की दूरी, और R21 क्या है, Q1 के सापेक्ष Q2 के बीच की दूरी। ठीक है, तो ये जो दूरियां हम लोगों ने लिया है स्टूडेंट, इनको हम लोग एक जगह लिख लेते हैं एक डाटा के रूप में। सबसे पहले लिखेंगे कि R1 क्या है, तो R1 आपका क्या है, मूल बिंदु से क्या है स्टूडेंट, Q1 के बीच की दूरी, Q1 के बीच की दूरी है। ठीक है, और ऐसे ही अगर बात की जाए आपके R2 की, तो बताएंगे कि जो R2 आपका है, ये आपका क्या है स्टूडेंट, मूल बिंदु से क्या है स्टूडेंट, Q2 के बीच की दूरी। ठीक है, मूल बिंदु से Q2 के बीच की दूरी। और स्टूडेंट यहां पर आप देखिए, जो आपके R12 है, तो हमने आपको क्या बताया कि Q2 के सापेक्ष Q1 के बीच की दूरी। इनको भी लिख लेंगे कि R12 क्या है, R12 को हम लोगों ने बताया Q2 के सापेक्ष क्या है स्टूडेंट, Q1 के बीच की दूरी। ठीक है, Q2 के सापेक्ष क्या है, Q1 के बीच की दूरी। और अगर बात की जाए आपके R21 की, तो हम लोग क्या कहेंगे कि Q1 के सापेक्ष Q2 के बीच की दूरी। क्योंकि ये वेक्टर्स हैं स्टूडेंट, तो इनके लिए आपको वेक्टर जानना जरूरी होगा, आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा। क्योंकि बिना वेक्टर की जानकारी के आपको ये टॉपिक जो है वो बहुत ही कम समझ में आएगा, इसलिए वेक्टर को आपको पढ़ना जरूरी है। फिर भी कोशिश करेंगे कि आप पूरी तरीके से अच्छे से इसको समझें। सो स्टूडेंट, R21 यहां पर आपका क्या है, Q1 के सापेक्ष Q2 के बीच की दूरी। इसको भी लिख लेंगे कि R21 आपका जो है Q1 के सापेक्ष क्या है, Q2 के बीच की दूरी। Q1 के सापेक्ष Q2 के बीच की दूरी है। ठीक है, Q1 के सापेक्ष Q2 के बीच की दूरी। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, ये जो आपके R12 है, ये आपके R12 वेक्टर की एकांक सदिश की अगर बात की जाए तो R12 टैब ये जो है स्टूडेंट किसी भी वेक्टर की दिशा को बताता है, और ये हमेशा एक एकांक सदिश होता है। तो यहाँ पर अगर R12 वेक्टर है, तो इसके अगर एकांक सदिश की बात की जाए तो क्या होगा, R12 का टैब
और अगर R21 वेक्टर है तो इसका एक्सिस क्या होगा स्टूडेंट, R21 का कैप। ये याद रखिएगा कि जो R12 और R21 है ये क्या है, सदिश की दिशा को बता रहे हैं। बल्कि आप लिखना चाहे तो लिख भी लीजिए कि R12 का कैप जो है वो क्या है, R12 का कैप जो है वो आपको क्या बताएगा कि R12 की स्थिति सदिश, मतलब कि R12 की दिशा, R12 की दिशा को बताएगा। और जो आपका R21 कैप है स्टूडेंट वो क्या करेगा कि R21 की दिशा को बताएगा। ठीक है ना, ये आपके एकांक सदिश है दोनों, आपका क्या है स्टूडेंट, एकांक सदिश है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर दो आवेश है और दोनों अगर समान प्रकृति के आवेश है, दोनों पर समान चार्ज है, तो दोनों के बल क्या होंगे स्टूडेंट, विपरीत होंगे। Q1 जब Q2 पर बल लगाएगा स्टूडेंट तो वो आपका बल की दिशा जो है वो इस तरफ से होगी, ऐसे। और बल क्या लगाएगा कि Q1 के सापेक्ष Q2 पर लगने वाला बल, तो आपका बल जो होगा वो हो जाएगा F21। और इधर भी स्टूडेंट बल वही लगेगा, लेकिन दिशाएं क्या होगी स्टूडेंट, विपरीत होगी। तो यहाँ पर जो बल लगेगा स्टूडेंट वो इस दिशा में लगेगा, मान लीजिए Q2 के सापेक्ष Q1 पर बल, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, F12। ठीक है, हम लोगों को कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए करना क्या है कि नहीं, बल्कि वैल्यूज को पता करनी है। सो हम लोग जानते हैं कि कूलॉम के नियम से होता है स्टूडेंट, यहां से लिखेंगे कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम से स्टूडेंट होता क्या है, यहां से आपको मिलेगा कि F इज इक्वल टू होता है K Q1 इंटू Q2 अपान में R²। ठीक है, अब यहां से सबसे पहले अगर हम लोग F12 को कैलकुलेट करें स्टूडेंट तो यहां से हो जाएगा F12 इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपान में, अगर दूरी की बात की जाए स्टूडेंट तो F12 के बीच की दूरी कितनी है, R12, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा R12 का स्क्वायर, और एकांक सदिश क्या है स्टूडेंट, R12, तो यहां से हो जाएगा R12 का कैप। ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखिएगा स्टूडेंट जो आपका K Q1 इंटू Q2 अपन R12 कैप है, ये आपका स्टूडेंट है परिमाण, और जो R1 का कैप है आपकी क्या है स्टूडेंट, दिशा। तो एक तो आपको ये मिल गया। अब अगर F21 की बात की जाए तो आइए F21 को कैलकुलेट करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो स्टूडेंट आइए सेकंड बल को अगर देखें तो यहां से दूसरा बल जो है स्टूडेंट तो आपको मिलेगा कि F21 इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपान में। अब यहां से देखिए स्टूडेंट सेकंड बल को हम लोग निकाल रहे हैं, F21 को डिस्टेंस कितनी है, R21, तो यहां से हो जाएगा आपका R21 का होल स्क्वायर, और इसका एकांक सदिश कितना है स्टूडेंट, R21, इसका एकांक सदिश है R21। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट ये जो आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 बना हुआ है, इसी को हम लोग कहते हैं कि कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो आपका लिखेंगे समीकरण 1 व 2 क्या है, कूलॉम के नियम का ये क्या है स्टूडेंट, सदिश स्वरूप है। कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप है। ठीक है, सदिश स्वरूप है। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या कहना है कि आप अपने फिगर में देखिए, तो फिगर में आपको क्या मिलेगा कि R12 और R21 दोनों की दिशाएं क्या स्टूडेंट, विपरीत है। और जब दोनों की दिशाएं विपरीत होती है तो हम लोग जानते हैं कि माइनस साइन का यूज करते हैं। तो यहां से अगर इसको यूज किया जाए तो हो जाएगा कि R12 जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है किसके, R21 के, बस साइन जो है क्या स्टूडेंट, इन दोनों का अपोजिट है। आप देख सकते हैं कि R12 और R21 दोनों के साइन क्या है, अपोजिट है। तो लिखिए इसको, बल्कि हम लोग इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं। अब लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान कहां पर आकर के रखेंगे, समीकरण 1 में। तो यहां से हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 3 व 1 से। अब स्टूडेंट अगर समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखा जाए तो यहां से आपका हो जाएगा 2 इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपान में R12 की जगह क्या रखा है, माइनस R21, तो यहां से हो जाएगा माइनस R21 का
होल स्क्वायर और इंटू में स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा R21 का कैप। तो यहां से आपका हो जाएगा R21 का कैप। ठीक है स्टूडेंट, इस माइनस को अगर हम लोग कॉमन कर लें तो यहां से हो जाएगा स्टूडेंट F12 इज इक्वल टू, माइनस को अगर कॉमन कर लिया जाए तो हम माइनस के यहां से लेते हैं, तो यहां से हो जाएगा माइनस को कॉमन करने के बाद स्टूडेंट अगर यहां से माइनस को कॉमन कर लिया जाए तो यहां से हो जाएगा F12 इज इक्वल टू, माइनस कॉमन कर लेते हैं तो यहां से आपका बचेगा कि K Q1 इंटू Q2 अपान में R21 का स्क्वायर इंटू R21 का कैप। ठीक है स्टूडेंट, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 4। अब स्टूडेंट समीकरण 2 और समीकरण 4 की अगर तुलना की जाए तो अब समीकरण 4 व 2 से, अब स्टूडेंट समीकरण 4 और 2 से मिलेगा क्या? अगर दोनों की तुलना की जाए तो आपको यहां से मिलेगा कि F12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस F21। क्लियर है स्टूडेंट? सो स्टूडेंट यहां से हम लोगों को एक रिजल्ट मिला कि ये जो कूलॉम का नियम है ये आपकी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है, क्योंकि उसमें भी हम लोग जानते हैं स्टूडेंट कि अगर हम लोग किसी भी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो वस्तु भी हम पर उतना ही बल लगाती है, लेकिन दिशाएं क्या होती है स्टूडेंट? विपरीत होती है। और वही चीज यहाँ पर हम लोगों को मिला स्टूडेंट कि बल तो हम लोग का समान परिमाण में लगेगा, लेकिन दिशाएं क्या है स्टूडेंट? विपरीत है। क्लियर है स्टूडेंट?